सो इस एजेंडे में और 4 चांद लगाने के लिए क्यों ये प्रेजेंटेशन, क्यों ये कंपनी, इसको मैं कंपनी नहीं बोलूंगा, एक्चुअली कंपनी वर्ड एक अलग डिफाइन किया जाता है। ये एक्चुअल में क्रिएशन है जो जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है हमारे और आपके। इन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक और परिवार, कुछ और नॉलेज के लिए मैं इस बात को कंप्लीट करूं। अगर एमडी सर का सपना आप लोगों तक ऑर्गेनिक हर चीज पहुंचाने का है तो सीएमडी सर भी पीछे नहीं है। 1 और 1 11 आज तक हम सुनते आते थे कि 1 और 1 11 तो मैं अपने समय को व्यर्थ न करता हूं। आप सबके चहीते, आप सबके प्रिय का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, द सीएमडी ऑफ दिस कंपनी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मिस्टर राकेश शर्मा जी का। जोरदार तालियों के साथ प्लीज। देखो भैया, कम से कम देने के लिए एक चीज है, जैसे ये बता रहे हैं आप सब लोग जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? धन्यवाद भाई साहब। हमारे एमडी साहब जोगेंद्र जी ने आपके सारे सहयोग की बात करी और हम कैसे जैविक खेती में अपनी भागीदारी निभा पाए, कम से कम अपने परिवार के लिए या अपने खेत में से एक छोटा सा हिस्सा जैविक के तौर पर हम शुरुआत करें। अब उस शुरुआत में हमारे सारे भाई चाहते हैं, लेकिन उनको शायद अभी तक पूरी जानकारी नहीं है कि जैविक शब्द तो हमने सुना है, लेकिन जैविक होता क्या है। जैविक वास्तविक में हमारी प्राकृतिक खेती की ही एक तरह से संज्ञा है। जैसे प्राचीन समय में प्राकृतिक खेती होती थी। सर, सबका ध्यान है मेरी तरफ? यस। तो प्राकृतिक खेती में प्रकृति ने खेत के लिए और अन्नदाता के लिए किसी भी चीज की बाहर से आवश्यकता नहीं बनाई। आपके खेत में प्रकृति ने वो सारी चीजें दी हुई थी जो एक स्वस्थ मृदा के लिए जरूरी होती थी, लेकिन संसाधनों की उपयोगिता का भरपूर से भी आगे उपयोग किया गया, जिसकी वजह हुई कि हमारे विदेशी बाजार भी भारत में अपना बाजार खोजने के लिए आए, क्योंकि हमारी समय अनुसार देश की परिस्थिति भी बदलती रही। उस वक्त हमारे पास खाद्यान्न की भी बहुत कमी थी और आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन क्योंकि देश स्वतः और शुरू से ही बहुत ही स्वाभिमानी रहा है, तो उसने अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अपने किसान भाइयों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न कैसे उत्पन्न किया जाए, इसके लिए जो उस वक्त के सक्रिय
किसान थे उन किसानों ने अपना भरपूर योगदान दिया। किस तरह से योगदान दिया कि कुछ लोगों ने अपने आप को कम से कम खाद्यान्न में सीमित रखा और कुछ किसानों ने ज्यादा से ज्यादा उपज बढ़ाकर अपने साथी और अपने गांव और यहाँ तक कि अपने जिले तक को भी सुरक्षित करने की कोशिश की। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में ऐसी स्थिति बनी कि खाद्यान्न की आवश्यकता और आपूर्ति के लिए रासायनिक खाद ने हमारे खेतों में प्रवेश कर दिया। वो उस वक्त की हमारी जरूरत भी थी, लेकिन उस जरूरत को संभालते संभालते हम उस अंधी दौड़ में इस हद तक डूब गए कि हमें खुद ही एहसास नहीं हुआ कि हम कर क्या रहे हैं। आज की स्थिति हमारे खेतों की, यहाँ तक कि हमारे घरों की ऐसी बन चुकी है कि हर एक घर, हर एक धरती पूरी तरह से बीमार हुई पड़ी है। आप लोग सहमत हैं? यस। अब ये बीमारी कैसे हुई कि प्रकृति ने हमारे शरीर को और हमारी जमीन को एक ही जैसे तत्व और एक ही जैसा माहौल दिया है। जो हमारे शरीर को जरूरी चाहिए वही हमारी धरती को चाहिए। अब प्रकृति में जो सारी चीज है हम उसको मेंटेन नहीं करा रहे हैं और बाहर से कृत्रिम तरीके से उसमें वो सारे रसायन डाल रहे हैं। कौन कौन से रसायन होते हैं इनमें? वैसे तो 17 तरह के पोषक तत्व होते हैं। कितने सर? 17 तरह के पोषक तत्व होते हैं जिसको वैज्ञानिक तरीके से 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला मैक्रो और दूसरा माइक्रो, यानी कुछ बहुत सघन होते हैं और कुछ बहुत ही माइक्रो बेसिस के होते हैं जिनको आप वातावरण में देख भी नहीं पाते। उसके लिए किसी न किसी सहयोगी यौगिक की आवश्यकता होती है। जैसे आप 3 चीजें हवा में ही मिल जाती हैं, बाकी की 6 चीजें मिट्टी से मिलती हैं। ये माइक्रो स्टेज है। बाकी की जो 8 चीजें हैं वो माइक्रो स्टेटस में आती हैं, जिसको हम पीपी में काउंट करते हैं। अब ये वैज्ञानिक शब्द हैं, हम देसी भाषा में अगर बात करें तो उन जो हर एक फसल के लिए हमें जरूरी होते हैं उसमें सबसे पहले प्रकृति से कुछ भी ग्रहण करती है धरती या हमारा शरीर, उसको उससे माफिक होना पड़ता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसे होना पड़ता है। जैसे एक होता है पीएच लेवल। पीएच के बारे में कितने लोग जानते हैं? सामान्य पीएच खेत के लिए कितना होना चाहिए? कितने लोगों को जानकारी है सर? पीएच कितना होना चाहिए? चलो मैं बता देता हूं। सामान्य तौर पर 6 से लेके और 7 और 7.5 पीएच लेवल बहुत ही अच्छी स्थिति का होता है, जिसमें प्रकृति से जमीन में यौगिक क्रिया स्वतः ही होने लग जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और यौगिक होता है जिसको बोलते हैं कार्बन। कार्बन के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाँ जी सर, कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है बोरिंग हो रहा है मामला है सर। कार्बन के बारे में
जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब आपके कार्बन की मात्रा बढ़ती है उस स्थिति में पीएच और कार्बन की जब बैलेंसिंग होती है तो प्रकृति से जितना नाइट्रोजन है, प्रकृति में कितना नाइट्रोजन है वातावरण में, सर कितने लोगों को पता है कितना है? लगभग 78% नाइट्रोजन वातावरण में उपस्थित रहता है और लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। अब हम इसको परमात्मा की भूल में पलट दें कि ऑक्सीजन बहुत बहुमूल्य है, सब ऑक्सीजन के जल्द में लगे रहते हैं। मैं कहता हूं ऑक्सीजन को 78% कर दें और नाइट्रोजन को 21% कर दें, तो इसके परिणाम क्या होंगे आप सोच सकते हैं? हाँ जी सर, कोई आवाज नहीं आती इसे। अगर ये प्राकृतिक तरीके से पलट दी जाए चीजें तो क्या होगा? जी सर, जैसे ही आप माचिस की तिल्ली जलाएंगे, सबसे पहले अति ज्वलनशील आपके बाल हैं, तिल्ली जलते ही सबसे पहले आपके बाल जल जाएंगे, तो क्या हालत होगी कि आपका मकसद ही फेल हो जाएगा। इसलिए प्रकृति में हर चीज अपने तरीके से व्यवस्थित की हुई है। हम उसमें अपनी स्वार्थवश ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे, और शायद हम सब लोग भुगत भी रहे हैं। आज लगभग 100 ऐसी बीमारियां हैं जो सही मायने में बीमारी ही नहीं है। जी सर, ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारी की गिनती में ही नहीं आती थी, लेकिन आज वो डिजीज के कैटलॉग में लिस्टेड है। और वो क्यों है? हमारे जलवायु परिवर्तन से, हमारे खान पान से जो बदलाव आए हैं, उसकी वजह से हमारा शरीर और हमारी धरती दोनों ही बीमार हो रहे हैं। और उस बीमार स्थिति को ठीक करने के लिए क्या करना होता है सर? जो स्वावलंबी लोग हैं, जो डॉक्टर के पास कम जाते हैं, वो अक्सर क्या ट्रीटमेंट करते हैं? या तो वो खाना कम कर देते हैं या बहुत ही हल्का खाना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ होने लग जाता है, धीरे धीरे उसके जो उस पर ओवरबर्डन था वो सामान्य होने लगता है। यही स्थिति हमारी धरती की है। अगर हम धरती में रासायनिक जितना हम डाल रहे हैं उसको धीरे धीरे कम कर दे, और जैविक जो हमारे सर ने कहा था कि जैविक में सबसे बड़ा जो योगदान केंचुआ खाद का है, उस केंचुआ खाद में आप लोगों की जानकारी के लिए धरती के जो 17 पोषक तत्व थे उनमें से 11 पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो मुख्यतः धरती की स्थिति को उपजाऊ बनाने के लिए, सामान्य स्थिति में लाने के लिए भरपूर हैं। लेकिन इसमें भी लोग अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो ही नहीं कर रहे। इसको भी लोग गलत तरीके से, गलत अवधारणा से ले रहे हैं कि यहाँ पर ये सब स्कीमें चल रही हैं, कंपनियां आ रही हैं, लोगों को बुलावा देके झूठ सच बोल के पैसे इकट्ठे करती हैं और चली जाती हैं। ऐसी इस तरह की धारणा बनाई हुई। हमें ये सोचना चाहिए कि हम सही मायने में किसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका मकसद क्या है, उस मकसद में क्या कहीं पर पैसे की भागीदारी है? क्योंकि वैसे तो बगैर पैसे के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता।
सबका कहीं ना कहीं ऐसा स्वार्थ होता है कि बगैर पैसे के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। फिर भी आपके ही खेत में आपका ही पैसा हम लोगों की जानकारी में और हम लोगों की टेक्निक से अगर वहां एक प्रोजेक्ट के रूप में लगता है तो उसको आप प्रशिक्षण के तौर पर बढ़िया से बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। जी सर। तो जब बढ़िया स्थिति में सीख सकते हैं तो उसमें कुछ भाई तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ साथी अभी भी पता नहीं उनको क्या डर है, वो या तो अपना डर स्पष्ट करें या उस जो जन भागीदारी है उसमें अपना कुछ योगदान जरूर दें, क्योंकि एक या कुछ लोगों का समूह किसी भी देश या किसी भी वातावरण की परिस्थिति को नहीं बदल सकते। आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। इसके लिए सबको अपना अपना जो भरसक हो सकता है वो सहयोग देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सबको करोड़ों रुपए खर्चने हैं या लाखों रुपए खर्चने हैं, लेकिन अगर आप मानसिक तौर पर भी सजग होके इस क्रिया को और किसानों के साथ लग के इसको सिर्फ यूज भी करते हैं। हम मंडी में या दुकान पे भी तो जाते हैं, रसायन खरीदने के लिए जाते हैं कि नहीं? हाँ जी सर। रसायन किसी के घर में तो नहीं बनता, उसके लिए आप किसी दुकान पे ही जाते हैं, उसके लिए भरसक पैसे देते हैं, उसके बावजूद हमारी जमीन को नुकसान हो जाता है। जैसे पहला कंटेंट क्या था? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में सर जब बोरी लाते हैं, बैग लाते हैं, तो क्या कंपोजिशन होती है सर उसकी? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है किसी को जानकारी? कितनी होती है सर? कितने %? 46%। बिल्कुल सही। बाकी क्या होता है? हम इतने दिन से सारे किसान बोरी भर के लाते हैं, कट्टा पूरा लाते हैं, खेत में लेके जाते हैं, 46% तो आपने बताया कि नाइट्रोजन उसमें है, तो बाकी क्या है? कोई बता सकता है? हाँ जी सर। आवाज नहीं आ रही है। इसके दो ही कारण हैं, या तो हमें जानकारी नहीं है या हम इस सब्जेक्ट को चाहते ही नहीं। जी सर, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो अपने आप में इंडिविजुअली संभाली नहीं जा सकती, तो उसके लिए यौगिक स्थिति में वैज्ञानिक भाषा में अगर हम कहें तो उसकी बाइंडिंग के लिए एडिशनल कुछ हमें कंटेंट्स ऐड करने होते हैं जिससे वो नाइट्रोजन उसमें रुक सके।